नमस्कार बंधु, मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ अनुस्वार मंच पर अपने प्रिय साथी माया मृग जी के साथ, जो न केवल एक बहुत सुंदर, बहुत ही गंभीर कवि हैं, बल्कि प्रकाशक भी हैं मेरी तरह। तो आशा है कि इनकी साहित्यिक जीवन की यात्रा को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अनुस्वार मंच पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अनुस्वार के सभी साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो वैसे तो आपने हमसे कहा कि हमारी साहित्यिक यात्रा इतनी बड़ी तो नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चंद्रगद्धर गुलेरी शर्मा ने तो 4 ही कहानियां लिखी थी, उसमें से वो एक पे अमर हो गए। तो छोटा लिखने से या ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता, लिखा क्या है और कैसे लिखा है वो महत्वपूर्ण है। तो मैं फैन हूँ आपकी राइटिंग का। बहुत शुक्रिया सर। भले आप थोड़े थोड़े समय बाद लिखते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो इतना मजबूत होता है, इतना गंभीर होता है, इतना व्यंजनापूर्ण होता है कि उसको देख करके हम हिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल जो लाजिमी है वो ये कि आपकी ये साहित्यिक लेखन की परंपरा या यात्रा कब से और कैसे शुरू हुई, और किस प्रेरणा के साथ आप आगे बढ़े? कब से की अगर बात करेंगे तो अनौपचारिक रूप से शायद पहले कभी इधर उधर कुछ स्कूल की कॉपियों में इधर उधर लिखा पड़ा होगा, कुछ बात अलग है। पर जो औपचारिक रूप से डायरी में पहली कविता जो दर्ज है वो जनवरी 1980 की है। वाह, 40 साल से आप लगातार लिख रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी यात्रा है। तो जनवरी 1980 की एक पहली कविता दर्ज है, लगभग इन्हीं दिनों में, शायद 24-25 जनवरी ऐसा कुछ तारीख भी है उसमें जी। और प्रेरणा की बात ये कि घर में ठीक ठाक माहौल था, पढ़ने लिखने लायक माहौल था। पिताजी खुद बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, और हालांकि उनकी रुचियां, विषयगत रुचियां भिन्न हैं मुझसे, पर किताबें तो एक कॉमन चीज है जो हमारे बीच में रही हमेशा। तो वो ज्योतिष और धर्म और इस तरह की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। उस समय खूब पढ़ा करते थे, अभी तो अवस्था के कारण थोड़ा पढ़ना उनका कम हुआ है, पर अभी भी पढ़ते। तो घर में खूब सारी किताबें हुआ करती थी। हमारे घर में एक पता नहीं आप लोग आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको परछत्ती बोलते हैं। हाँ, परछत्ती बोलते हैं। छत से थोड़ा नीचे लकड़ी का मेज़ानिन फ्लोर। हाँ, लोहे के फ्रेम में लकड़ी का एक स्ट्रक्चर से बनाया जाता था, उसको परछत्ती या परछत्ती बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कई जगह दुछत्ती बोला जाता होगा। तो वो पूरी किताबों से भरी रहती थी। इतनी किताबें उसमें होती थी कि उसमें फिर धूल मिट्टी भी जाती थी, स्वाभाविक है जी। तो घर में मैं सबसे छोटा था, तो अक्सर मेरे जिम्मे ये काम होता था कि परछत्ती में चढ़ करके और सब किताबों की धूल झाड़ना। अच्छा। तो वो कभी महीने 2 महीने में मेरे जिम्मे ये काम आ जाता था कि भाई चढ़ जाओ ऊपर। और परछत्ती पे मैं एक बार जब उसमें चढ़ जाता था तो मेरा मन इतना उसमें लगता था कि पूरा दिन फिर नीचे उतरता नहीं था। खाना भी वही बैठ के खाता था, खाना मुझे यही पकड़ा था, मैं नीचे नहीं आऊंगा। तो वो जो किताबों से जो प्रेम वहां उस धूल झाड़ने से हुआ, वो शायद आज तक कायम है। वहां बैठा बैठा धूल झाड़ते झाड़ते बीच बीच में कोई कोई किताब के पन्ने भी पलट लेता था जी। अच्छा लगता था। कभी अंक ज्योतिष पढ़कर 4-6 पन्ने पढ़ लिए, कभी किसी और उसके पढ़ लिए। तो समझ कुछ नहीं आता था, पर अच्छा लगता था कि मैं पढ़ रहा हूँ जी। और दूसरा, हिंदी साहित्य में शुरू से ही लगाव था, क्योंकि पिताजी भी हिंदी और संस्कृत विषय के प्राध्यापक भी रहे और उसके अलावा अच्छे जानकार भी हैं। उर्दू, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत 4 भाषाएं वो जानते हैं। तो उन्होंने कुछ किताबें अच्छी, घर में कुछ पत्रिकाएं आया करती थी। एक कल्याण मासिक पत्रिका जो
गीता प्रेस गोरखपुर गीता की, प्रेस। मेरे ख्याल में हमारी पीढ़ी के लगभग सब लोगों ने पढ़ी है, जी। वो आया करती थी। उसके अलावा भी कुछ सरिता मुक्ता, कुछ हमारी माँ भी थोड़ा किताबें पढ़ने की उनकी रुचि थी, तो कुछ पत्रिकाएं उनके लिए आया करती थी। तो वो सारी पत्रिकाएं घूम घाम के हमारे तक पहुंच जाया करती थी, तो फिर हम उनको पढ़ते थे। और कभी कभी सरिता मुक्ता या किसी को एक चिट्ठी में लिख देते थे पोस्ट कार्ड पे, और अगर उसमें हमारा नाम छप जाता था तो पूरे कस्बे में कूदते फिरते थे कि हमारा तो इसमें नाम छपा है। जी। तो ये एक शायद ये प्रेरणा किसी न किसी रूप में रही, और पढ़ने लिखने से घर वालों ने कभी रोका नहीं, सिवाय इसके कि यहाँ जासूसी उपन्यास जरूर छुप के पढ़ा करते थे। सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र मोहन पाठक उन दिनों खूब पढ़ा हमने, छुप छुप के पढ़ा जाता था, उसको पढ़ने की मनाही थी, जो जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ने हैं घर पे। और आप लोगों ने एस.सी. बेदी के उपन्यास आया करते थे, राजन इकबाल सीरीज, मुझे अभी भी याद है। पहले वो पढ़ा करते थे, जब थोड़े से बड़े हो गए तो सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा ये सब पढ़ने लगे। तो जासूसी उपन्यासों का भी बड़ा रोल रहा किताबों से जोड़ने में। तो यही चीजें पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, और पढ़ते पढ़ते कभी कभी लगता था कि ये जो कह रहे हैं मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा कहने का मन होता है, तो शायद इधर उधर लिखना भी शुरू हुआ। ये एक शुरुआत कह सकते हैं लिखने की। तो ये पहली रचना आपकी उम्र रही होगी उस समय लगभग। पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई और किस फॉर्म में? प्रकाशित भी मेरे ख्याल में वही 1980 के आसपास ही हुई होगी जी। कुछ लोकल अखबार थे हमारे, ज्यादातर अखबार वाले पिताजी से परिचित थे। साफ साफ शब्दों में कहूं तो मेरी वजह से नहीं छपी थी, वो पिताजी की वजह से छपी थी। भाई बेटा है, चलो ला यार, ला बेटा। वो ज्यादातर चाचा ताऊ, कस्बा छोटा सा कस्बा था जी। सब लोग आपस में जानते एक दूसरे को। अच्छा प्रभाकर जी का लड़का है, ला 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 बेटा, क्या लिख के लाया है? कविता लिख के लाया, चल ला तेरी छाप देते हैं। तो वो कविता इस तरह से शुरू में छपी। तो उसके बाद फिर खुद के लिखने का जो सही मायने में सिलसिला, वो बहुत बाद में जाके शुरू हुआ। या छपने का तो अभी भी मैं बहुत फिसड्डी हूँ छपने के मामले में, और भेजने के मामले में बड़ा निकम्मा किस्म का व्यक्ति हूँ। भेजा ही नहीं जाता, याद ही नहीं रहता, भेज नहीं पाता हूँ। और पता नहीं, कई बार शायद उतना वजह बहुत सारी होती, कई बार समय भी नहीं रहता, थोड़ी उतनी रुचि भी नहीं रहती छपाने की। और किताबों के मामले में भी, चाहे प्रकाशन से जुड़ा हूं, लेकिन खुद की किताबों को लेकर के हमेशा आलसी रहा। किताबों के बीच में खूब सारे अंतराल हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं 88 में पहली किताब आई थी। बताइए। 80 से लिखना शुरू किया, 88 में पहली किताब। 88 में पहली किताब आई, और दूसरी किताब के लिए 11 साल इंतजार किया, 99 में आई। जय हो, जय हो। तब तक 1100 किताबें छाप चुके होंगे दूसरों के। हाँ, इस बीच में 95 में प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। अच्छा। है ना, 99 में आई दूसरी किताब, और फिर 14 साल इंतजार के बाद 2013 में आई। आप कितना इंतजार कर रहे हैं? 15 करेंगे? 13 के बाद 19 में जल्दी आ गई, 6 साल में ही आ गई। और अब अभी कहना, अभी कोई दिमाग में भी नहीं है कि कुछ किताब आए, अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है। तो आपकी रचना संसार में कौन कौन सी पुस्तकें शामिल है इसमें? रचना संसार में किताबें तो आ गई अब तक 6 जी। पहली किताब 88 में जो आई थी, वो राजस्थान साहित्य अकेडमी ने उसको अनुदान दिया था, पैसा वैसा देते थे उस समय, वो 2000 रुपया दिया करते थे, तो उसकी मदद से आई थी। बच्चे ही थे हम लोग, कमाते नहीं थे, तो खुशी हुई कि पैसा अकेडमी ने दे दिया तो फ्री में किताब छप गई। तो शब्द बोलते हैं नाम से आई थी। उसके बाद 99 में फिर एकेडमी के सहयोग से आई कि जीवन ठहर ना जाए। और फिर 2013 में 3 किताबें एक साथ थी, एक चुप्पे शख्स की डायरी, कात रे मन कात, और जमा हुआ हरापन। उसके बाद 19 में अब आई मुझ में मीठा तू है। मुझ में मीठा अब तक की आखिरी है। अब अगली योजना क्या है? कितना लिख रहे हैं? कोरोना का तो उपयोग कर रहा हूं मैं। नहीं लिखा है कभी, योजनाबद्ध उस तरह से हुआ भी नहीं। कुछ गद्य रचनाएं जरूर योजना बना करके लिखना शुरू किया था। एक उपन्यास का खाका बना था, थोड़ा बहुत लिखा भी, पर वो नियमित नहीं कर पाया उसको।
फिर कुछ कहानियां पढ़ी हैं इधर उधर बिखरी हुई, तो कुछ कहानियां पहले लोकल अखबारों में छपी भी, लघु कथाएं भी लिखता रहा, लेख भी लिखे, ललित निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, अरे वाह, व्यंग भी लिखे। तो ये सब कहाँ गए? शायद ही कोई कोई विधा हो, क्योंकि क्या होता है जब नया नया शौक होता है ना आपको लिखने का, जी। तब आप सब जगह अपने आप को देखना चाहते हैं। आप कोई नाटक देखने या सुनने गए, या कोई नाटककार आप आया और आपने उसकी बातचीत सुनी, तो आप पे भूत चढ़ जाता था कि नाटक लिखना है। बिल्कुल। किसी व्यंगकार से मिले तो लगा नहीं नहीं व्यंग ही लिखना है, तो ये सब चलता रहा। फिर मीनवाइल आकाशवाणी हमारे यहाँ आ गई थी, शायद ठीक से तो याद नहीं, मुझे लगता है शायद 83-84 के आसपास। तो उसका बड़ा योगदान रहा हमको प्रेरित करने में। युववाणी कार्यक्रम आता था, हम लोग युवा थे, तो हम लोगों को अनुबंध भेजा करते थे, पहले 40 रुपए का, फिर 60 रुपए का, ऐसे करके। तो वो बड़ा मोटिवेशन होता था कि अच्छा व्यंग वार्ता का आया साहब, आपको तो व्यंग लिखना ही है, आपको सब परिवार कल्याण पे आया तो परिवार कल्याण पे भी लिखना ही है। तो उस समय ये सब कोई चुनाव नहीं होता था, बस उस समय तो ये था कि लिखना है, बस एक होता ना उस समय एक जुनून सा होता है कि लिखना है, सब कुछ लिखना है, हर जगह मैं दिखना चाहिए। वो जो पागलपन नए लोगों में हो जाता है कभी कभी, तो वो सब था। धीरे धीरे मुझे लगता है समझ आती गई। मुझे लगता है जब आपको समझ आ जाती है तो आपका लिखना कम हो जाता है, और जब आप बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं तो शायद लिखना छोड़ देते होंगे। अभी शायद उस स्टेज तक हम लोग नहीं पहुंचे, अभी हम लोग पर नहीं। हाँ लिखना कम जरूर हो गया है। हाँ, बट अब लिखना केवल उसी स्थिति में होता है जब लिखने के अलावा कोई चारा ना हो। नहीं, ऐसा तो मैं तो नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि मैं तो अवकाश लेकर के आया, अवकाश प्राप्त हो गया मैं, तो कार्य मुक्त होने के बाद कहीं ना कहीं कार्य तो करना था। और दूसरी चीज ये थी कि बतौर एडवोकेट बड़ा श्रम साध्य कार्य है। बिल्कुल अगर उतना ही श्रम साध्य कार्य करना होता तो इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ दें। ठीक बात है। तो हमने ये फैसला किया कि इसी काम में उलझ जाते हैं, उलझे रहेंगे, चलते रहेंगे। तो लेखन कार्यक्रम चलता रहता है। बिल्कुल नहीं, लिखना लिखना अच्छी चीज है, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या एक मन जब होता है तभी लिखा जाएगा, स्वाभाविक है। कुछ खास वो नहीं कर सकते सर, स्थिति में लिखा जाता है। अब तो वो करने जबरदस्ती के नहीं लिख लिए सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सोच के लिख लिया, और या जैसे पहले हम लोग कर लेते थे कि साहब चूंकि आकाशवाणी ने कह दिया है व्यंग वार्ता लिखनी है तो आपको व्यंग वार्ता लिखनी है। ये लेटेस्ट आई है। जी चलिए, बधाई। माँ जी, ये 300 हालांकि नाम भी उल्टा दिख रहा है इसका। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन ये 300 पन्ने का प्रबंध काव्य है। अच्छा, ये प्रबंध काव्य तो बहुत अनुशासन मांगता है, बहुत अनुशासित होकर के लिखना पड़ता है। सर और मैं तो इस तरह हमारे अनुशासन पिताजी, पढ़ाई नहीं करता है कभी। सर हमारे पिताजी थे स्काउट थे, जी तो उसके कारण से जो है ना अनुशासन तो बहुत जरूरी हो गया था। बिल्कुल, नहीं लिखने के लिए भी एक अनुशासन है कि आपको समय पर लिखना है, आपको पता है ये सर्ग पूरा हो गया है, इस सर्ग को पूरा करना है। ये काव्य संग्रह है। बहुत बढ़िया सर। तो बस कुछ चलता रहता है। तो आप साहित्य के दरवाजे से निकल करके उतना घुसने की बजाय आप प्रकाशन वाले दरवाजे में घुस गए, ऐसा क्या हुआ मेरी तरह? नहीं लगता ना, मुझे दोनों में कोई विरोध नहीं लगता है। मुझे लगता है ठीक है, प्रकाशन भी लिखने पढ़ने का ही काम है, और साहित्य तो लिखने पढ़ने का काम है ही है। जी। तो थोड़ा रुचि का काम हो जाता है। हालांकि आपने महसूस किया होगा, ज्यादातर आप थोड़ा सा अगर सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि लिखने में ज्यादातर लोग या तो अध्यापन से आते हैं, और या इस तरह के पेशों से ज्यादा लोग आते हैं जो जिनका सीधा सीधा ताल्लुक लिखने पढ़ने से रहता है। अन्य, अब तो खैर ऐसा ये कहना तो बड़ी तो गलत बात होगी कि सब अन्य किसी पेशे में लोग नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी जगह सभी आजीविकाओं के साथ लोग लिख रहे हैं, पर चूंकि लिखने पढ़ने का सीधा सीधा जिनका ताल्लुक होता है
तो स्वाभाविक रूप से उनको एक अतिरिक्त सुविधा मिली हुई होती है, एक प्रिविलेज होता है। तो हम लोगों को वो सुविधा मिली हुई थी। पहले मैं अध्यापन में था, तो वो भी लिखने पढ़ने का ही काम था, जी और फिर पत्रकारिता में थे तो भी लिखने पढ़ने का काम था, और लिखने पढ़ने का वैसे ही शौक शुरू से था ही। तो अब फिर लगा कि प्रकाशन भी लिखने पढ़ने का ही काम है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसमें चले आए। प्रकाशन में किस वर्ष में आपने प्रवेश किया? प्रकाशन सर शुरू किया, देखिए प्रकाशन की रूपरेखा जो योजना जो बनी पहले, वो बनी 95 में। तो मैं मानता हूं कि 95 से ही प्रकाशन की शुरुआत हो ठीक गई बात। थी, और शायद पूरे साल में कभी एक किताब आती थी, कभी दो आती थी, लेकिन शुरुआत उस समय हो गई थी, ये मानना चाहिए। 95 से ही इसकी रूपरेखा बन गई थी। हालांकि रजिस्ट्रेशन उसका, औपचारिक रजिस्ट्रेशन शायद 2-3-4 साल बाद किया, पर शुरुआत वहां हो गई थी। पहले शुरू में तो कोई ऐसा तय नहीं था कि प्रकाशन करना है। पहले तो कंप्यूटर कंप्यूटर का ही कुछ काम करने का था। उस समय मैं सरकारी नौकरी में हुआ करता था, तो एक साइड जॉब के तौर पे घर पे कुछ कंप्यूटर का कुछ काम करने का विचार था, और थोड़ा थोड़ा किया भी। कुछ टाइपिंग वाइपिंग के काम किए, कुछ कार्ड वार्ड, शादी कार्ड वादी का डिजाइन कर दिए, विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर दिए, उस टाइप का काम किया करता था। और कंप्यूटर उस समय नई चीज थी, यहाँ नहीं, बहुत कम लोगों ने देखा सुना था कंप्यूटर, और मुझे ये सुविधा मिली हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसका लाभ उठाना चाहिए। तो वो सब किया था। फिर बाद में एक मित्र के कहने पर उनकी किताब टाइप की। जब टाइप हो गई तो उन्होंने कहा यार मुझे छपवा के दे दे, मैं सब कहाँ छपवाता घूमूंगा, ये सब करूंगा। तो उस प्रक्रिया के दौरान वो किताब छपी और कुछ सीखने को मिला। फिर एक दो किताब इसी तरह से और छापी। फिर धीरे धीरे मित्रों ने राय दी कि यार तुम ठीक ठाक कर लेते हो, तो क्यों नहीं इसको गंभीरता से करते हो। ठीक बात। तो फिर वो गंभीर होता गया, और 2001 के आसपास आते आते, मतलब लगभग 5-6 साल ये धीमा धीमा ढीला ढाला सा कुछ काम करने के बाद 2001 के आसपास पूरी तरह से प्रकाशन ठीक ठाक तरीके से शुरू कर दिया था। मतलब ठीक ठाक किताबें आने लगी। पहले तो एक दो किताबें आया करती थी, फिर बाद में कुछ ठीक ठाक संख्या में किताबें भी आने लगी। कुछ सहयोगी भी ले लिए साथ में, और सब तो एक टीम बना करके काम शुरू कर दिया था। सही। तो अब तो साल में 500 किताबें आती होंगी कम से कम। 500 किताबें तो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन 250-300 तो आई जाती है। तो प्रेस आपने अपना लगाया हुआ? हाँ, सब सब व्यवस्था अपने पास है, इन हाउस पूरा प्रोडक्शन। क्योंकि शुरू शुरू में बाहर करते थे, बाहर भी करते थे, अभी भी यूनिट सेपरेट है सब, और सब अलग अलग अपनी सहयोगी साथी संभाल रहे हैं। जी। और पहले क्या था, जैसे सब काम बाहर होने से वो नियंत्रण नहीं रह पाता था, ना तो समय का ना क्वालिटी का। सही। तो समय वाली बड़ी दिक्कत रहती थी। क्वालिटी भी चलो ठीक ठाक मिल जाती थी, कई कुछ लोगों के पास ठीक क्वालिटी थी, पर समय की बहुत दिक्कत रहती थी। तो कमिटमेंट बहुत खराब होता था आपका। जी। ये प्रकाशन जिसके लिए बदनाम है आमतौर पे कि टाइम पे कोई काम नहीं देते हैं, वो इसलिए था क्योंकि उस पर नियंत्रण नहीं था हमारा प्रोडक्शन पे। अब तो फिर देखो धीरे इसमें धीरे चीजें, इसमें लेखक भी जिम्मेदार है। अब नहीं एक नहीं, वो तो अपन एक कभी अलग से, वो तो कभी प्रकाशक संजीव कुमार और प्रकाशक मायामृग बैठेंगे तो बात करेंगे। तो वो सब तो स्थितियां, तो जिम्मेदार तो सारे ही होते हैं। कोई भी एक चीज जिम्मेदार नहीं होती। पर ये जरूर है कि हाँ, नियंत्रण होने से आप थोड़ा समय बद्ध रूप से काम कर सकते हैं, और थोड़ा क्वालिटी भी अपने हिसाब से आप चाहते हैं तो हो जाती है। जी। इसलिए ये सब चीजें धीरे धीरे इकट्ठी करनी पड़ी। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक दो रचनाएं अगर पढ़ के सुनाएं हमारे दोस्तों के लिए। चलिए, अच्छा किया, मुझे पता नहीं था कि आप ये कविता पढ़ने के लिए कहने वाले हैं। पर मैंने कुछ, मेरे पास जो घर पे कुछ बिखरे बिखरे से कागज पड़े थे, मैंने निकाल के पहले पास में रख लिए थे। मैंने कहा, पता नहीं संजीव जी का कहीं कविता सुनने का कह दिया तो कहाँ से लाऊंगा। तो ये कुछ कागज है बिखरे बिखरे से, इनमें से कुछ कविताएं, एक दो कविताएं जो आप चाहेंगे पढ़ देते।
चलिए ये कविता पढ़ता हूँ। मैं इसे प्रार्थना कहता हूँ। जी ये शीर्षक है कविता का जो जी पढ़ता हूँ आपके लिए। कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं भला प्रार्थनाएं। कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं भला प्रार्थनाएं। अपने से अपने तक आने की राह है बस। कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं भला प्रार्थनाएं। अपने से अपने तक आने की राह है बस। किनारों को छूकर जैसे लौट आती है लहर, लौट आती है धारा में। किनारों को छूकर जैसे लौट आती है लहर, लौट आती है धारा में। लौटना अंत नहीं, अनंत की शुरुआत है। लौटना अंत नहीं, अनंत की दूसरा शुरुआत है। अनंत है कामनाएं, कितने कितने छद्म धर लेती हैं रंग बिरंगे। अनंत है कामनाएं, कितने कितने छद्म धर लेती हैं रंग बिरंगे। चली आती हैं कभी कभी प्रार्थना का लिहाफ ओढ़कर। अनंत है कामनाएं, अनंत है कामनाएं, कितने कितने छद्म धर लेती हैं रंग बिरंगे। चली आती हैं कभी कभी प्रार्थना का लिहाफ ओढ़कर। जैसे पानी की चादर ओढ़कर नदी में बह आते हैं मुर्दा पेड़ और नुकीले पत्थर। जैसे पानी की चादर ओढ़कर नदी में बह आते हैं मुर्दा पेड़ और नुकीले पत्थर। अनंत है कामनाएं, तैरती नहीं है, बहती हैं, नौका नहीं है, नदी है प्रार्थनाएं। वाह तैरती नहीं है, बहती हैं, नौका नहीं है, नदी है प्रार्थनाएं। सजल हो तो जल हो जाती है प्रार्थना। सजल हो तो जल हो जाती है प्रार्थना। तल से उठकर समतल हो जाते हैं पाप और पुण्य। तल से उठकर समतल हो जाते हैं पाप और पुण्य। तल पर पड़े बेढब पत्थरों में आकार लेने लगते हैं शिवलिंग। तल पर पड़े बेढब पत्थरों में आकार लेने लगते हैं शिवलिंग। किनारे पीपल के नीचे जमी प्रतिमा देखती है और मुस्कुराती है। जरा सी नमी मिले धूप में पीपल हो जाती हैं प्रार्थनाएं। जरा सी नमी मिले तो धूप में पीपल हो जाती हैं प्रार्थनाएं। आस्थाएं बंधी हैं कच्चे सूत में संकल्पों के साथ। आस्थाएं बंधी हैं कच्चे सूत में संकल्पों के साथ। संकल्पों में बुनी जाती हैं एषणाएं। प्रार्थना शुरू होती है विकल्प छूट जाने के बाद। संकल्पों में बुनी जाती है एषणाएं। प्रार्थना शुरू होती है विकल्प छूट जाने के बाद। जिस राह से आगे कोई राह नहीं, वह राह लौटती नहीं। जिस राह से आगे कोई राह नहीं, वह राह लौटती नहीं। इतनी सी यात्रा है तुमसे निकलकर तुम तक, मुझसे निकलकर मुझ तक। पुस्तक इतनी सी यात्रा है तुमसे निकलकर तुम तक, मुझसे निकलकर मुझ तक। अपने से अपने तक की राह है बस। मैं इसे प्रार्थना कहता हूं, तुम चाहो तो प्रेम कह लो। बहुत बढ़िया। मैं इसे प्रार्थना कहता हूं, तुम इसे प्रेम कर लो। तुम चाहो तो प्रेम कह लो। एक और सुनाइए। एक शीर्षक है मजा आ गया। पेड़ पुरखे हैं मेरे। पेड़ पुरखे हैं मेरे, ये शीर्षक है कविता का। पढ़ता हूं मित्रों के लिए। मैं कहीं नहीं था जब पका था पहला फल पेड़ की सबसे निचली टहनी पर। मैं कहीं नहीं था, मैं कहीं नहीं था जब पका था पहला फल पेड़ की सबसे निचली टहनी पर। लालसा भरी नजर से ताकते रहने पर नहीं समझ आया, जड़ तक जाकर ही जाना कि पेड़ की जड़ें ही हैं मेरी जड़ें।
लालसा भरी नजरों से ताकते रहने पर नहीं समझ आया, जड़ तक जाकर ही जाना कि पेड़ की जड़ें ही हैं मेरी जड़ें, कि पेड़ पुरखे हैं मेरे, कि पेड़ पुरखे हैं मेरे, संभाल लेते हैं मुझे हर बार गिरने से पहले, सोख लेते हैं मेरी उदासी बाहों में भरकर, छांव में बैठकर मैं सिर पर तपते सूरज की धूप का सिर्फ अनुमान कर सकता हूं, छांव में बैठकर मैं सिर पर तपते सूरज की धूप का सिर्फ अनुमान करता हूं, मैं ताप से मुक्त हूं, मैं पुरखों की छांव में हूं, मैं पेड़ों की छांव में हूं। नम मिट्टी में रोपा हुआ हर बीज प्रार्थना है मेरी, नम मिट्टी में रोपा हुआ हर बीज प्रार्थना है मेरी, मैं पानी से नहीं सींचता, नम मिट्टी में रोपा हुआ हर बीज प्रार्थना है मेरी, मैं पानी से नहीं सींचता अर्घ्य देता हूं, मैं पानी से नहीं सींचता अर्घ्य देता हूं, धरती पर फैला है मेरे पूर्वजों का सदा हरा भरा संसार, धरती पर फैला है मेरे पूर्वजों का सदा हरा भरा संसार, मेरे कुनबे से भरी रहना धरती, हरी रहना धरती, मेरे कुनबे से भरी रहना धरती, हरी रहना धरती, तुम घर हो मेरे पितरों का, मेरे होने का इतिहास बचाए रखना मेरे होने के भविष्य तक, मेरे कुनबे से भरी रहना धरती, हरी रहना धरती, तुम घर हो मेरे पितरों का, मेरे होने का इतिहास बचाए रखना मेरे होने के भविष्य तक, देना जरा सी जगह मुझे भी किसी हरियाए कोने में, देना जरा सी जगह मुझे भी किसी हरियाए कोने में, मुझ में भी है तुमसी नमी, मैं भी चला हूं धूप में तुम्हारी तरह, कुछ अकुआता है मेरे भी भीतर कौंपल सा, मैं भी वंशज हूं इसी पेड़ का, मैं भी वंशज हूं इसी पेड़ का, तुम जानती हो तुम साक्षी हो पेड़ पुरखे हैं मेरे। शुक्रिया। बहुत सुंदर। आपको लेखन की गति थोड़ी बढ़ानी चाहिए, इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं आप, बहुत शुक्रिया। मंत्रमुग्ध कर लेते हैं आपके। बहुत शुक्रिया सर। इसमें अगर कुछ अच्छा है तो इसलिए होता है क्योंकि कुदरत का जिक्र अपने आप में इतना प्यारा है, इतना मधुर है, इतना विराट है कि वो आपको अपनी क्षुद्रताओं से मुक्त कर देता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो जीवन में 3 ही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो बचपन, दूसरा प्रेम और तीसरा प्रकृति। 3 चीजें अगर आपके सानिध्य में रहें तो उससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है। बिल्कुल। और इसको अगर प्रकृति में भी अगर इसको शामिल करें, देखिए प्रकृति प्रेम का भी स्वरूप है। हाँ। और बचपन इसीलिए इतना सुंदर है क्योंकि वो प्रकृति के बहुत निकट है। और तमाम दुनिया में वे तमाम लोग बेहद खूबसूरत हैं, बेहद सुंदर हैं जो प्रकृति के निकट हैं जी। जिसमें हम लोग स्त्रियों को भी मानते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेहतर क्यों होती हैं, ज्यादा निकट होती हैं प्रकृति से, क्योंकि वो कुदरत के बहुत निकट हैं, क्योंकि उनमें वो जो सहजता है वो उनमें ज्यादा है। वो रोने की बात पर रो सकती हैं, हंसने की बात पर हंस सकती हैं, कहने की बात पर कहेंगी, चुप रहने की बात पर चुप भी रह सकती नहीं, उनकी देह जो है अपने आप में इतनी उर्वरा होती है कि वो अपने आप ही सारी चीजों को संभाल लेने की क्षमता रखती है। दैहिक निपुण में अगर ना भी जाए, मैं सिर्फ ये इतना सा कहूंगा कि दरअसल असल बात ये कि आप कितने सहज हैं। जितने सहज हैं आप प्रकृति के उतना निकट हैं, या इसको उल्टा भी उतना ही सही है कि आप जितना प्रकृति के निकट हैं उतने ही आप सहज हैं। तो इसलिए प्रकृति का जिक्र जो है वो हमको हमारी जो हमारा छोटापन जो है, हमारे भीतर का जो छोटापन है, हमारी क्षुद्रताएं जिसको हम कहता हूं, उससे उठा देती है हमको। जब उठाती है तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों अपने उस छुटपन से, अपने उस छोटेपन से मुक्त होने लगते हैं। और छोटेपन से मुक्ति ही सबसे बड़ी कविता है। सबसे बड़ी कविता है, वही साहित्य सब।
वही सही, मुझे तो ऐसा लगता है, कम से कम। बाकी नहीं, मैं भिन्न विचार अपनी जगह हो सकते हैं। साहित्य का जहाँ तक अर्थ है, मैं जो कहता हूँ कि वो सिर्फ वर्णन नहीं है, वो अभिधा लक्षणा व्यंजना नहीं है, वो उससे आगे बढ़ करके बहुत बड़ा उपचार है। बिल्कुल। वो मन मस्तिष्क का को ठीक बनाए रखता है, शुद्ध बनाए रखता है और नहीं, अगर स्वस्थ बनाए अगर साहित्य हमको विराट नहीं करता है, अगर साहित्य हमको खोलता नहीं है, अगर साहित्य हमको हमारे छोटे दायरों से बाहर नहीं लेके जाता है, तो उस साहित्य के बारे में भी फिर दोबारा सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कविता का काम, कविता जब मैं कहता हूं तो उसमें साहित्य का पूरा तमाम विधाओं को शामिल मानता हूं। कविता मेरे लिए विराट शब्द है। तो कविता दरअसल है ही वही चीज, अकेली ऐसी चीज है जो आपको अपने तंग दायरों से निकालकर और एक विराट सृष्टि के साथ जोड़ती है। हमारे यहाँ जो ऋचाएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, कविता ही वो था। सारी यही उपक्रम है, वो सारा का सारा वो यही उपक्रम है कि हमको विराट से जोड़ता है। अब विराट को आप आध्यात्मिक अर्थों में लेना चाहे तो आध्यात्मिक अर्थों में ले लीजिए, आप सांसारिक अर्थ में लेना चाहें सांसारिक अर्थ में ले लीजिए, लेकिन आप जब आप कुदरत की बात करते हैं तो उसमें आपके ये जो विभाजन है ये सब समाप्त हो जाती गैर जरूरी हो जाते हैं। है, एकाकार हो जाती है इसमें। बिल्कुल। तो एक वो कविता मैंने इस कविता की एक लाइन थी, हम उसकी भूमिका की तरह उसको कविता लिखा है किताब में, हम ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस पंक्ति इस तरह से है कि अगर कविता में अगर मुक्ति नहीं है तो मुक्ति कहाँ है? जी। मुक्ति का अर्थ कोई आध्यात्मिक अर्थ से सीधे सीधे धार्मिक में ना लीजिए। तमाम तरह की मुक्ति है, अपनी क्षुद्रताओं से, अपने दुष्प्रवृत्तियों से, तमाम चीजों से। कि अगर कविता में मुक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति कहाँ है? और मुक्ति ही दरअसल कविता है। तो ये जो एक में एक चीजें हो जाती हैं यहाँ पे, वो यही है कि आप कविता या साहित्य पढ़ने लिखने और सुनने से पहले जो होते हैं वो पढ़ने लिखने या सुनने के बाद नहीं होते। नहीं होता। अगर आप वही के वही बचे रहे हैं तो उस कविता की अपनी सीमाएं मान लेनी चाहिए। ठीक बात। क्योंकि उस कविता ने आपको जरा सा भी अगर नहीं बदला, जरा सा भी आपके भीतर संवेदित नहीं किया, जरा सा भी आपको थोड़ा सा उद्वेलित नहीं किया, तो फिर मुझे नहीं पता वो कागज खराब किए या खराब किया। मैं प्रकृति को लेकर के एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। अरे सर, क्या बात, स्वागत। हमारी कविता आपको अच्छी लगेगी ऐसा मेरा विश्वास। बिल्कुल सर, स्वागत। विश्व वनस्पतियों जीवों के सहजीवन का सौम्य विवर है। विश्व वनस्पतियों जीवों के सहजीवन का सौम्य विवर है। एक प्रजाति यहाँ जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर है। इंद्रधनुष से रंग प्रकृति के भू अंबर सागर में विकसित पंच तत्व से ये विशाल जग बहुरंगी संस्कृति है निर्मित। रूप प्रकृति का, रंग प्रकृति का अनुपम निधि सौंदर्य धरा पर, ऐसा है वरदान मनोहर, धन्य हुआ जब जग जिसको पाकर। आज प्रकृति कुछ कुद कुपित सी करने लगी भाव परिवर्तन, रौद्र रूप धर कभी कभी करती नटराज सदृश ये नर्तन। परिवर्तित जलवायु स्पष्ट है बाढ़ और सूखे से दर्शित, भूस्खलित बस्तियां विनशित, शहर शहर सैलाब विवर्तित। पिघल रहे हिमसागर पल पल लुप्त प्राय जीवन प्रजातियां, ज्वालामुखियों भूकंपों से विनश रही हैं आज बस्तियां। प्रकृति रही दुर्जय पराजित रहा मनुष्य सदा इस भू पर। प्रकृति रही दुर्जय पराजित रहा मनुष्य सदा इस भू पर, किंतु अहम में प्रकृति विजय के सदा रहा संलग्न निरंतर। प्रकृति नहीं वो शक्ति की जिस पर विजय मनुष्यता को पाना है,
प्रकृति एक वरदान है जिसमें सहजीवन का स्वरगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी पंक्ति है, हालांकि कामायनी में भी उसका जिक्र हुआ है, कि दरअसल प्रकृति को जब हम दुर्जय या अजय कहते हैं तो मुझे इस दृष्टि से खराब लगता है कि दरअसल प्रकृति को जय करने की कामना, बल्कि कहना चाहिए प्रकृति को जय करने की जो वासना है, ये अपने आप में ही पराजय है जी। ये पहली पराजय है। जब आप प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं, आप प्रकृति पर विजय पाने के लिए नहीं है, आप प्रकृति के साथ जीवन के लिए, सहजीवन के लिए, साथ सहजीवन के लिए। वो जो संदेश आपकी इस कविता में भी उभर रहा है, इसलिए अच्छा लगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अब आगे चर्चा में एक दो बिंदु हैं। पहला तो ये कि इस समय जो लिखा जा रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया के आने के बाद जो लेखन का कार्य है वो काफी विस्तार पा गया है। इन पाठकों से इसका जुड़ाव कम हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? एक तो बात यह कि सोशल मीडिया पे चर्चा लगभग जितने भी मंचों पे बातचीत कभी हुई है या कभी बातचीत हमने की है, तो ये सवाल जरूर आया है और आना भी है, स्वाभाविक आएगा। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजों का लोकतांत्रिकरण किया, बहुत सारी चीजों को बहुत सारे संपादकों और बहुत सारे मठाधीशों के कहना चाहिए कब्जे से चीजों को छुड़ाया, एक मुक्त मंच सबको दिया। लेकिन उस ये भी है कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजें भीतर दबी हुई थी, खासतौर से वे लोग जिसमें जिनको अभिव्यक्ति के अवसर आमतौर पर नहीं मिले या बहुत कम मिले, उनको अचानक अभिव्यक्ति का एक खुला अवसर दिखाई दिया। उसका नतीजा मुझे लगता है, अच्छा या बुरा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी समय आने दीजिए। अभी बहुत नया है सोशल मीडिया हमारे लिए, मुश्किल मेरे ख्याल में हम लोगों को सब देखते हुए 10-15 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10-12 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो इतनी तेजी से, इतनी जल्दी में तो निर्णय देना उचित नहीं है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। पर हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ी घटना हो गई जी। और अचानक जो चीजें जैसे बांध के रखी हुई थी ना, जैसे आपने एक जाल में पत्थरों को बांध रोक रखा था और जैसे ही हटाया, कर करके सारे के सारे पूरे प्रवाह में बहाव में आ गए। तो वही हो रहा है। वे स्त्रियां, वे महिलाएं जो अपनी मन की बात कह लीजिए, दिनचर्या कह लीजिए, कविता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अपने जो भी अपने दुख कह लीजिए, वेदना कह लीजिए, वो तमाम चीजें कॉपियों में या इधर उधर कहीं कागजों पे, पुर्जों पे लिख के कहीं संदूक में, कहीं ट्रंक में इधर उधर दबा देती थी। मैं हमेशा कहता हूँ वो कविताएं जो तकियों के नीचे दबाई गई, वे कविताएं जो संदूक और ट्रंकों में दबाई गई, वे डायरियां, वे कॉपियां अब बाहर आई हैं और उनको आना चाहिए था। एक समय ऐसा चाहिए था जब वो बाहर आए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को दबा के नहीं रख सकते और नहीं रखा जाना चाहिए। ये वही हाल हुआ जैसे नोटबंदी के टाइम नोट निकल गया है। वो अलग मुद्दा है उस पर कभी अलग से बात करेंगे कि नोट निकल के आए कि नहीं आए। और लेकिन हाँ, कविता की अभिव्यक्ति के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। तो इसके साथ एक सच और भी जुड़ा हुआ है कि जब कोई चीजें एकदम से निर्बंध होती हैं तो अनुशासन शिथिल होते हैं, टूटते हैं जी। अनुशासन जब टूटते हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अराजकता भी आती है। वो थोड़ी थोड़ी अराजकता भी नजर आती है हमको सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे या
जो भी स्वतंत्र माध्यम है उन पर जब आप देखते हैं, संपादक नाम के व्यक्ति जिसको खूब गालियां दी जाती थी, चाहे वो कितने भी बुरे या खराब रहे हों, लेकिन एक बड़ा योगदान उनका कभी नहीं नकार सकते आप कि उन्होंने बहुत सारी कमजोर चीजों को बाहर आने से रोक के रखा, जिसका नतीजा ये भी हुआ कि बहुत सारे जो केवल यश पाने की लालसा में लिखने चले आते थे, वो थोड़े से प्रयत्न के बाद लौट जाया करते थे। देखते हैं यार अपनी यहाँ नहीं पार पड़ रही तो वापस चलो, तो अपना तो वही ठीक है, दुकान ही ठीक है, अपनी फैक्ट्री ठीक है, अपन कहाँ फालतू चीजों में पड़ रहे थे। तो वो सिर्फ वही बचे जिनके लिए साहित्य जीने मरने का सवाल था। तो संपादकों ने बहुत सारी कच्ची चीजों को, अधगढ़ चीजों को, टूटी फूटी चीजों को बचाया, रोका, और कुछ अच्छी चीजों को ढूंढ करके सामने भी लाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े संपादक हुए हमारे यहाँ, तो जिनका योगदान किसी भी बड़े साहित्यकार से कहीं ज्यादा है, नहीं ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो संपादक रहे, या राजेंद्र बाथुर साहब रहे, राजेंद्र यादव रहे, ऐसे कितने ही संपादक हम नाम गिना सकते हैं जिन्होंने बहुत बेहतर चीजों को सामने लाने में बहुत मदद की। वो संपादक नाम की जो संस्था बीच में हुआ करती थी वो हट गई। क्या हुआ? सीधा लेखक है और सीधा पाठक है, और छापाखाना आपका खुद का है, टाइप कीजिए, छाप दीजिए। आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां भी आपको ठीक लगा आपने छाप दिया, ठीक है। और कुछ वाहवाहियां भी स्वाभाविक रूप से, कुछ मित्र लोग होते हैं, कुछ तो मित्रता के नाते वाहवाह करने चले आते हैं, कुछ अन्य साहित्येतर कारणों से मैं रेखांकित करना चाहता हूं। अगर मेरे बहुत सारे मित्र इस बात से असहमत हो सकते हैं और इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं, पर मैं फिर से कहूंगा, साहित्येतर कारणों से जो तारीफें मिलती हैं वो आपका हित नहीं कर सकते, वो क्षणिक हो सकती हैं, वो आपका अहित ही अधिक करती हैं। और हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो किसी भी कारण से मिली प्रशंसा को अपने साहित्य की प्रशंसा के खाते में दर्ज कर लेते हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच आपको थोड़ा सा अंदर उतर के नजर आएगा। थोड़ा सा आत्ममूल्यांकन करते रहिए। जब संपादक नहीं है बीच में, तो आपको खुद को अपना संपादक बनना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना कि पढ़ने वाला कोई नहीं है, मैं अभी भी कहता हूं पढ़ने वाले हैं, अगर सचमुच पढ़ने लायक आपने कुछ लिखा है तो जी। अब आपने लिखा ही अपनी भड़ास निकालने के लिए है, तो आपने निकाल दी, बात खत्म। मैं काहे को अपना समय खराब करूं पढ़ के? बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपने अपनी बात कह दी, बात खत्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपने कही। मैं आपकी अभिव्यक्ति की इस आजादी का पक्षधर हूं कि आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी भड़ास को पढ़ने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं आपकी वो चीज पढ़ने के लिए भी आऊं, मैं अपने समय की बर्बादी आपके लिए इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे इतना कम समय है कि अच्छी चीजें पढ़ने के लिए भी पूरा समय नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है पाठक नहीं होने की वजह नहीं है, पाठक सही जगह, सही चीज, सही बात अगर आप पाठक तक पहुंचाते हैं, पढ़ते हैं लोग, और गंभीर पढ़ने वाले भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं। जी। इसी संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए आप क्या संदेश दे सकते हैं? पहली बात तो ये कि संदेश देने की स्थिति में कतई नहीं हूं। सुझाव दे दीजिए। संदेश देने का जो काम है वो बड़े बूढ़ों के लिए छोड़ दिया है। तो संदेश तो वही देते हैं। मैं तो अपने मित्र हैं, मैं तो चूंकि मैं अपने आप को अभी नवोदितों में ही काउंट करता हूं, तो उस हिसाब से अपने साथियाना भाव से कह सकता हूं कि यार मित्रों, दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा सा गलत फहमियों से बचना चाहिए। हम लोग क्या गलत फहमियों में जल्दी फंस जाते हैं। हमको 4, 6, 10 लोग कह देते हैं, अरे कमाल कर दिया यार तुमने, तो बहुत अच्छा लिख दिया, अरे अद्भुत लिख दिया, लाइक्ड। हाँ, वो 100, 200, 500 लाइक आ गए और कोई 10, 20, 50 कमेंट आ गए, सॉरी। तो ठीक है, अच्छा लगता है तारीफ सुनना, कोई किसी को बुरा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। तो तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, सुनिए आप, लेकिन तारीफ को
अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए इस तारीफ को। आप कई बार, तो मैं बताऊं आपको संजीव जी, मेरे पास तो कई बार फोन आता है ना अभी, तो जब अगला तारीफ शुरू करता है ना फोन पे, तो मेरे एकदम कान खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाता हूं कि अब ये कोई ना कोई काम बोलने वाला है। तो मतलब तारीफ करता है, अरे साहब मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी, और चाहे हकीकत में उसे कभी ना पढ़ी हो, हाँ, तो या पढ़ी भी होगी तो भी, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि, और मैं इस गलतफहमी में कतई नहीं हूं कि मैंने कोई न भूतो न भविष्यति जैसा कुछ लिख डाला है, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है। ठीक है, मैं लिखना मुझे अच्छा लगता है, या ये कह लीजिए कि कई बार मेरी बाध्यता होती है, मैं अपना अगर नहीं लिखता हूं तो मेरा सब मानसिक संतुलन शायद बिगड़ जाए, तो जरूरी हो जाता है लिखना कई बार बहुत, तो इस वजह से लिखते हैं। ठीक है, और मैं कतई इस गलतफहमी में नहीं हूं कि मैं कोई महान लेखन मैंने कर डाला है, नहीं ऐसा है, कुछ नहीं। ठीक है, ये भावना आना ही सबसे बड़ी लिख गलती दिया है। है, कुछ मित्रों को अच्छा लगता है। हाँ, तो इसलिए इस गलतफहमी से अगर बचेंगे, ये कविता पे भी ये सब बातें कही थी, उस कविता का शीर्षक था अपने रचे से बचे रहना। हाँ, क्या है, दरअसल हम जो रच लेते हैं ना, एक अनुरोध आया है किसी का कि अपने रचे से बचे रहना, जरा एक बार सुना दीजिए। अरे ये रुकिए मैं देखता हूँ अगर है तो। चलिए, मुझे लगता है वो बात कहनी थी उसको कविता में कह देता हूँ एक ही। हाँ, ठीक हाँ, बात। संकुचित हो जाएगी। शीर्षक यही है, अपने रचे से बचे रहना। धरती ने रचे पेड़, रंग दिए रंग में। धरती ने रचे पेड़, रंग दिए रंग में, फूल दिए फल दिए, और चुपचाप जाकर जम गई जड़ों के साथ। धरती ने रचे पेड़, रंग दिए रंग में, फूल दिए फल दिए, और चुपचाप जाकर जम गई जड़ों के साथ। रचे से मुक्त होकर रचती रही नया कुछ भीतर। रचे से मुक्त होकर रचती रही नया कुछ भीतर। पंछियों ने बनाए घोंसले, पाले स्वप्न तिनकों के बीच। रची उड़ान और उड़ चले खुले आसमान में। पंछियों ने बनाए घोंसले, पाले स्वप्न तिनकों के बीच। रची उड़ान और उड़ चले खुले आसमान में। घोंसले ठहरे रहे जिनमें शेष रही पंखों की फड़फड़ाहट। घोंसले ठहरे रहे जिनमें शेष रही पंखों की फड़फड़ाहट। आकाश में गूंजता रहा नित नई उड़ान का संगीत। आकाश में गूंजता रहा नित नई उड़ान का संगीत। अलसाए पहाड़ ने आंख खोली, चोटियां ढकी रही बर्फ से। भीतर कुछ धसक गया, आंख भर आई तो मन खोल दिया। अलसाए पहाड़ ने आंख खोली, चोटियां ढकी रही बर्फ से। भीतर कुछ धसक गया, आंख भर आई तो मन खोल दिया। अब नदी बह रही थी खुले मैदान में। घाटों पर मेले थे, प्रार्थनाएं थी। घाटों पर मेले थे, प्रार्थनाएं थी। पहाड़ मुक्त हुआ नदी को अपना दर्द सौंपकर। पहाड़ मुक्त हुआ नदी को अपना दर्द सौंपकर। भ्रमों से जूझते मटियाए सलेटी और काले बादलों ने सहने की हद तक छिपाई घुटन और उमस। अपने ही भीतर हो गए भारी तो उंडेल दिया सब खाली हो गए। अपने ही भीतर भारी हो गए तो उंडेल दिया सब खाली हो गए। तल को छूकर आए समंदर ने उलीच दिए मोती मूंगे। सीपियों में छिपे सारे रहस्य खोले और किनारों से सच कहकर लौट गया अपने में। तल को छूकर आए समंदर ने, तल को छूकर आए समंदर ने उलीच दिए मोती मूंगे। सीपियों में छिपे सारे रहस्य खोले और किनारों से सच कहकर लौट गया अपने में। किस सोच में हो मेरा कहा मानो, अपने रचे से बचे रहना। किस सोच में हो मेरा कहा मानो,
अपने रचे से बचे रहना। शब्दों में कुछ हरा होगा तो रहेगा, अर्थों में कोई छांव होगी तो रहेगी, कुछ बहता होगा तो बहेगा, कुछ घना होगा तो बरसेगा। देखा नहीं समंदर हर बार जाता है तल तक और लौटता है हर बार नई सीपियों के साथ। समंदर बहुत सुंदर, बहुत हर सुंदर। बार जाता है तल तक और लौटता है हर बार नई सीपियों के साथ। जी सर, धन्यवाद। बस आज यही सब मित्रों के लिए। आपकी इस अच्छी कविता के साथ जिसके लिए फरमाइश थी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने फरमाइश की, उनको मेरा नमस्कार प्रणाम कहिए। मधु सक्सेना जी ने फरमाइश की थी, और इसी के साथ आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाएंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की मेल मुलाकात, विचार विमर्श होता रहे। अनुस्वार मंच आपको याद करता रहेगा। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत शुक्रिया। आपने समय सभी निकाला। साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, अभिवादन। नमस्कार।